पाठ 7 बजट परिभाषा और निर्माण। प्रश्न 25 बजट का क्या अर्थ है? एक अच्छे बजट के गुण बतलाइए। उत्तर बजट का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही करती है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द ब्यूजे से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या थैला। सन 1733 तक इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में जादू के पिटारे के रूप में किया जाता था। बजट में देश के आय एवं व्यय का वितरण आर्थिक आधार पर होता है, जिसके वित्त मंत्री लोकसभा के सम्मुख रखता है। सन 1803 में फ्रांस ने इस अर्थ में बजट का प्रयोग किया और बाद में विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया। फ्रांस में 1779 में बजट का उद्भव हुआ और 1871 में यह जर्मन पहुंच गया। बजट की परिभाषाएं। बजट की परिभाषा के संबंध में लेखकों का एक मत नहीं है। इनमें कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, गैस्टन जेज। एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना तथा सार्वजनिक आय एवं व्यय का एक अनुमान है तथा कुछ विशिष्ट व्ययों को करने व आय को प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, प्रोफेसर फिंडले शिराज। संक्षेप में बजट में गत वर्षों की आय एवं व्यय का विवरण, आने वाले वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान तथा घाटों को पूरा करने हेतु साधनों के मार्ग या बचत को वितरित करने के प्रस्ताव सम्मिलित रहते हैं। तीसरा, W.F. विलोबी। बजट एक ही साथ एक प्रतिवेदन, एक अनुमान एवं एक प्रस्ताव है कि यह वह साधन है जिसमें वित्तीय प्रशासन की समस्त प्रक्रिया को संबंधित, तुलना एवं समन्वित किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बजट एक ऐसा परिमाणिक एवं वित्तीय विवरण है जो निश्चित समय से पूर्व बनाया जाता है और जिसमें निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपनाई गई नीति सम्मिलित रहती है। एक अच्छे बजट के गुण। एक अच्छे बजट में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, विवरण। यह एक विवरण के रूप में बनाया जाता है। दूसरा, समय से पूर्व। इसे एक निश्चित समय से पूर्व तैयार किया जाता है। तीसरा, उद्देश्यों का विवरण। इसमें भविष्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का वर्णन होता है। चौथा, वित्त संबंधी वर्णन। इसमें वित्त संबंधी ब्यौरे दिए जाते हैं। गैर वित्तीय व्यवहारों को इसमें नहीं लिया जा सकता। पांचवा, महत्वपूर्ण स्थान। राष्ट्रीय क्रियाओं में बजट अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छठा, न्यायपूर्ण प्रभाव। बजट इस प्रकार बनाया जाता है कि देश में कर का प्रभाव न्यायपूर्ण रहे। सातवां, घाटे का बजट। प्रारंभ में बजट प्रायः घाटे के बनाए जाते हैं, जिसे बाद में संतुलित कर दिया जाता है। आठवां, नियोजन के उद्देश्य। बजट का निर्माण सदैव नियोजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नवा, अमेरिकन बजट एवं अकाउंटेंसी अधिनियम 1921 के अनुसार बजट में निम्न बातों को सम्मिलित करते हैं। पहला, आगामी वर्ष में सरकार की आय का अनुमान। दूसरा, आगामी वर्ष में सरकार के आवश्यक व्ययों का अनुमान। तीसरा, गत वर्ष की सरकार की आय का अनुमान। चौथा, चालू वर्ष के आय व्यय का अनुमान। पांचवा, चालू वर्ष की आय व्यय की स्वीकृत राशि। छठा, सरकारी ऋणों की मात्रा। सातवां, अन्य वित्तीय विवरण। आठवां, विश्वसनीय अनुमान होना। नवा, लोच होना। 10वां, संपूर्ण जानकारी होना। 11वां, उत्तरदायित्व की भावना होना। प्रश्न 26, बजट के उद्देश्य तथा महत्व बतलाइए। उत्तर, बजट के उद्देश्य।
बजट के उद्देश्य निम्न अनुसार हैं। पहला, लेखा देयता। आर्थिक बजट प्रणाली बजट वित्त पर विधानमंडल का नियंत्रण रखने का एक सबल माध्यम है। अतः इस बात की व्यवस्था की जाती है कि व्यय हेतु जितनी राशि स्वीकृत हुई है उसे अधिक राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, कार्यकलाप बजट पद्धति। बजट प्रस्तावों की रचना का उनके कार्यान्वयन के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है। बजट की रचना एवं उसके वास्तविक परिणामों के मध्य मेल स्थापित किया जाता है। तीसरा, राजकीय नीति का उपकरण। बजट राजकीय नीति का एक प्रधान उपकरण है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट नीति का निर्धारण किया जाता है। कराधान व सार्वजनिक व्यय के स्तर द्वारा आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक विकास तथा संपत्ति के वितरण में समानता को कम किया जाता है। चौथा, कार्यात्मक दृष्टिकोण। बजटों में आय तथा व्यय का ऐसा प्रावधान किया गया है जो आर्थिक क्षेत्र में प्रभावकारी परिणाम दे सके। पांचवा, योजना से संबंधित। आर्थिक विकास के संदर्भ में योजनाओं से संबंधित बजट प्रावधानों को रखा जाता है। लक्ष्यों का निर्धारण करके उसे प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण योजना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। बजट का महत्व। बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। वर्तमान में बजट का स्थान महत्वपूर्ण है। किसी देश की आर्थिक प्रगति का सही मूल्यांकन देश की बजट नीति एवं बजट के आधार को देखकर किया जा सकता है। बजट निसंदेह प्रशासन की धुरी है और सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित बजट बिना वित्तीय व्यवस्था अपने समस्त परिणामों के साथ अव्यवस्थित हो जाती है। बजट की सहायता से धन के असमान वितरण को दूर किया जा सकता है। बजट में करारोपण के माध्यम से धन प्राप्त करके उसे विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है। बजट के महत्व को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण। बजट द्वारा विभिन्न अधिकारियों के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करके उनके उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए प्रशासकीय कुशलता को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति। बजट के द्वारा देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा बजट नीति की सहायता से ही देश में उद्योग एवं कृषि को आर्थिक सहायता प्रदान करके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, आर्थिक नियंत्रण। बजट में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आय व्यय संबंधी पूरी कार्यवाही को नियंत्रित किया जा सके। बजट की सहायता से ही विधानसभा कार्यकारिणी सभा के कार्यों पर नियंत्रण लगाकर आर्थिक नीति का निर्माण करती है। चौथा, आय व्यय का निर्देशन। बजट की सहायता से देश में आय एवं व्यय की क्रियाओं का निर्देशन किया जा सकता है तथा सरकारी कार्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा, आर्थिक स्थिरता। बजट द्वारा मूल्यों को स्थिर रखकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है। छठा, सरकारी वित्त की वृहद योजना। बजट को सरकारी वित्त की बड़ी योजना माना गया है जिसमें आयगत एवं पूंजीगत दोनों ही प्रकार की मदों को लिखा जाता है।
किसी भी विभाग को स्वीकृत की गई राशि से अधिक धन व्यय करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती, जिससे उस पर पूर्ण रूप से आर्थिक दृष्टि से नियंत्रण रखा जा सके। प्रश्न 27। बजट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर। बजट बनाने की विधि को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, बजट की तैयारी। बजट कार्यकारिणी सभा द्वारा तैयार किया जाता है। यह बजट आयगत खाते व पूंजीगत खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बजट तैयार करने से पूर्व सभी विभागों एवं मंत्रालयों को सूचित कर दिया जाता है, जिससे आगामी 3 वर्षों के आय एवं व्यय के अनुमान मांगे जाते हैं। इन अनुमानों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वे अनुमान जिनका संबंध वर्तमान में होता है, एवं दूसरा, वे अनुमान जिनका संबंध भावी व्यवस्था से होता है। इन अनुमानों में निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत ही आंकड़े दिए जा सकते हैं, जैसे पहला, गत वर्ष के आय व व्यय। दूसरा, चालू वर्ष के आय एवं व्यय संबंधी आंकड़े। तीसरा, चालू वर्ष के शोधित आय एवं व्यय के आंकड़े। चौथा, गत वर्ष के बजट अनुमान एवं पांचवा, गत वर्ष व चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़े। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर संघ या राज्यों के पृथक पृथक बजट बनाए जाते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के पृथक पृथक बजट तैयार किए जाते हैं। बजट अनुमानों को विभाग अध्यक्षों के पास भेज दिया जाता है, जो कि इनका सावधानी से अध्ययन करके संपूर्ण विभाग के लिए एक संयुक्त अनुमान तैयार करते हैं और उसकी 3 प्रतियां तैयार करके एक प्रति प्रशासन विभाग को दे देते हैं। विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुमानों का प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण करके और कुछ आवश्यक टिप्पणियों सहित उसे वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है, जो उसका पुनः निरीक्षण करता है। दूसरा, बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट तैयार करने के बाद उसे परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में दोनों सभाओं में यह बजट प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री बजट पेश करने में अपना भाषण देता है, जिस पर कोई बहस नहीं की जाती है और जिसमें वित्तीय प्रस्तावों के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है तथा करारोपण में छूट पर भी बताया जाता है। यदि घाटे का बजट है तो उसे पूरा करने के उपाय भी बताए जाते हैं। बजट संतुलन घाटे का या बचत का हो सकता है, परंतु वित्त मंत्री को यह बताना होगा कि उसने ऐसा बजट क्यों बनाया। प्रायः बचत के बजट नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे सरकार पर विश्वास कम होने लगता है। वित्त मंत्री को सदस्यों को संतुष्ट करना होगा। इस प्रकार भाषण में मौद्रिक, प्रशुल्क एवं वित्तीय स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा, सामान्य बहस। वित्तीय बजट प्रस्तुत करने के बाद दोनों सदनों में 3 दिन तक बहस होती है। इसमें सदस्यों को सरकार की नीति की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है, परंतु प्रस्ताव रखने या वोट के लिए प्रस्ताव रखने का कोई अधिकार नहीं होता। यह बहस निश्चित तिथि तक चलती है और वित्त मंत्री उनके उत्तर देता है। व्यय की प्रत्येक मद को सामान्य बहस में रखा जाना अनिवार्य है। चौथा, मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुमानों की मांग करते हैं और
इन पर पृथक पृथक बहस होती है। बजट की समस्त मदों को 2 भागों में रखकर विभाजित किया जाता है। मतदान अयोग्य मतें। इसमें वे व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर लोकसभा को मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती और यह व्यय भारत के संगठित कोष से दिए जाते हैं। मतदान योग्य मदें। इसमें उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर मतदान की आवश्यकता होती है। इन मदों पर बहस का समय पृथक पृथक निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें लोकसभा का मत लेकर इस मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। मांगों पर बहस के लिए अध्यक्ष द्वारा कुछ खास दिन निश्चित कर दिए जाते हैं। मांगों पर खुलकर बहस की जाती है और सदन द्वारा स्वीकृत होने पर अनुदान मानी जाती है। अनुदान संबंधी मांगों के सभी प्रश्न तय हो जाने पर उसे गिलोटन कहते हैं। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव को यह सुझाव स्वयं ही देना पड़ता है कि किस मद में किस प्रकार की कटौती संभव है। इसके विपरीत छोटी सी कटौती को सांकेतिक कटौती कहते हैं। पूरक बजट। देश में विशेष परिस्थितियां होने पर यदि व्यय से पूर्व ही समय समाप्त हो जाता है तो कुछ समय के लिए अतिरिक्त राशि की मांग पूरक बजट की सहायता से हो जाती है। पूरक बजट के लिए भी संसद से स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक माना गया है। सांकेतिक मांगे। बजट स्वीकृत होने के बाद कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से व्यय करना आवश्यक होता है, परंतु संसद के सामने लाकर स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में सांकेतिक मांग के रूप में उस व्यय की स्वीकृति लेने हेतु सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी विशेष कारण से निर्धारित राशि से अधिक धन व्यय हो गया है तो उसकी स्वीकृति के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाती है। इन अनुदानों की मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व सार्वजनिक लेखा समिति के सम्मुख रखा जाता है। 5वां, विनियोजन विधेयक। बजट की मांगों पर बहस हो जाने के बाद एक विनियोग विधेयक रखा जाता है जिसमें कर लगाने के सुझाव होते हैं। इसकी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान होती है। लोकसभा द्वारा अपनी कार्यवाही पूरी कर लेने पर इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इसके बाद इस विधेयक को कानूनी रूप मिल जाता है और सरकार को संचित कोषों से धन निकालने की अनुमति मिल जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व यदि सरकार को किसी मद के लिए अतिरिक्त धन व्यय करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है। 6, वित्त विधेयक। करों के संग्रह के संबंध में वित्त बिल सदन में रखा जाता है। यह बिल पारित होने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। इस विधेयक में समस्त करारोपण संबंधी प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है। 7वां, बजट का निष्पादन। बजट निष्पादन में आय को प्राप्त करके उन्हें बजट के अनुरूप व्यय किया जाता है। आय प्राप्त करने व व्यय करने संबंधी व्यवस्था निम्नवत है। आय प्राप्त करना। बजट प्राप्त होने के पश्चात कर वसूल करने के दायित्व वित्त मंत्रालय पर होते हैं। इसके अधीन एक केंद्रीय आय बोर्ड होता है जो सरकार के विभिन्न विभागों से कर की वसूली करता है।
इस बोर्ड के अनेक विभाग होते हैं, जैसे आयकर विभाग, तटकर विभाग, आबकारी विभाग आदि। करों की राशि को रिजर्व बैंक से जमा कर दिया जाता है। ब व्यय करने के ढंग। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को उनके द्वारा व्यय होने वाली राशि की सूचना दे दी जाती है। कोई भी अधिकारी उस समय तक धन व्यय नहीं कर सकता जब तक कि उसे पहला उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। दूसरा, चालू वर्ष में व्यय करने की व्यवस्था न कर दी गई हो। प्रत्येक विभागों का व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं हो सकता। व्ययों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र में ऑडिटर जनरल एवं राज्य में लेखापाल रहते हैं। समस्त भुगतान सरकारी खजाने द्वारा रिजर्व बैंक पर चेक लिखकर किए जाते हैं। बजट की स्वीकृति राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती तथा उस राशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय होना चाहिए, अन्यथा बची राशि डूब जाती है और उसे अगले वर्ष के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यय की स्वीकृति देने वाले अधिकारी दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। 8वां लेखा अनुदान। संविधान की धारा 16(1) के अनुसार लेखा अनुदान संसद द्वारा पास किया गया एक अग्रिम अनुदान है जो नियमित बजट पास होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में होता है। यह उपाय उस समय प्रयोग किया जाता है जब बजट में सामान्य बहस अप्रैल में भी चलती रहती है। वित्तीय वर्ष पहले अप्रैल से प्रारंभ होता है तथा मार्च तक समाप्त हो जाता है। प्रश्न 28 निष्पादन बजट प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, निष्पादक बजट प्रणाली का अर्थ निष्पादन बजट सरकारी बजट तैयार करने की वह विधि है जिसमें बजट में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक मद किसी विशेष आर्थिक क्रिया को व्यक्त करती है। अतः निष्पादक बजट सरकारी व्यय को कार्यकलापों, कृत्यों तथा निष्पादक इकाइयों में प्रस्तुत करने की एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी उपज तथा लागत पर सामयिक प्रकाश डालना है। यह वर्गीकरण करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य बजट में नियोजन तथा कार्यक्रम के मध्य समन्वय स्थापित करना है। अमेरिकन बजट ब्यूरो के अनुसार निष्पादक बजट वह बजट है जिसमें सरकार के उन उद्देश्यों जिनके लिए कोषों की मांग की जाती है वो पूर्ण करने की प्रस्तावित लागत और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत पूर्ण किए जाने वाले कार्य का मूल्यांकन करने संबंधित पारंपरिक आंकड़ों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादक बजट प्रणाली के गुण। पहला, इसके द्वारा सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना अधिक सरल हो जाता है। दूसरा, निष्पादक बजट की सहायता से एक और वित्तीय व्यय दूसरे ओर उन व्ययों से उत्पन्न भौतिक परिणामों की प्राप्ति के मध्य निकट संबंध स्थापित किए जाते हैं। तीसरा, इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि जिन उद्देश्यों के लिए धन व्यय किए गया है वे कहां तक पूरे हो सके हैं। चौथा, इसे लागू करने की सिफारिश हुबर आयोग द्वारा की गई थी और यह पद्धति आज भी अधिकांश देशों में लागू है। अवस्थाएं। निष्पादक बजट प्रणाली की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, विभिन्न राजकोषीय उपायों व नीतियों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, विश्लेषणात्मक अवस्था में प्रस्तावित कार्यक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण तैयार किया जाता है। इसमें उद्देश्यों की पूर्ति के वैकल्पिक उपायों
पर विचार करके सबसे अधिक मितव्ययी विकल्प को छांट लिया जाता है। तीसरा, परियोजनात्मक अवस्था के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों तथा नीतियों को भावी लाभों से संबंधित किया जाता है और अंत में अवधि के समाप्त होने पर चुनी हुई कार्यकलापों की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। निष्पादन बजट प्रणाली की सफलता की शर्तें। पहली, कार्य मापन का निर्धारण करना एवं निष्पादन प्रमाप का प्रयोग करना। दूसरा, कार्य के आधार पर बजटिंग का रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा, निष्पादन बजटिंग में उचित व पर्याप्त लेखांकन व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, निष्पादन रिपोर्टिंग के आधार पर संगठित कार्यक्रम प्रबंध होना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक व्यय को ब्यौरे के आधार पर पृथक से दिखाया जाना चाहिए। निष्पादन बजट प्रणाली के लिए सुझाव। 1. लेखा प्रारूप में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। दूसरा, सरकारी संगठन में पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तीसरा, राज्य सरकारों को निष्पादन बजटिंग के पालन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथा, नवीन विधि का प्रयोग केंद्र के चुने विभागों एवं राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग में किया जाना चाहिए। पांचवा, पर्याप्त तैयार करके व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाया जाना चाहिए। प्रश्न 29, बजट वर्गीकरण पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, बजट का वर्गीकरण कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला, क्रियात्मक वर्गीकरण। दूसरा, संगठनात्मक वर्गीकरण। तीसरा, विषय संबंधी वर्गीकरण। चौथा, आर्थिक वर्गीकरण। पांचवा, प्रोग्राम तथा निष्पादन वर्गीकरण। पहली, क्रियात्मक वर्गीकरण। बजट को विधायिका के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि मुद्रा का आवंटन ऐसे ढंग से हो ताकि सरकार की इच्छाओं को पूरा करना आसान हो जाए। यह बजट का व्यय पक्ष है। राजस्व पक्ष में इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि कर के भार का वितरण सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। बजट के उद्देश्य उस समय पूरे हो सकते हैं जब लोक व्यय का वर्गीकरण प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाए। इसे क्रियात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। क्रियात्मक वर्गीकरण सामान्य लेन देन का उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह देखना है कि सरकारी आय को सर्वोत्तम लाभ के लिए खर्च किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण से उन उद्देश्यों के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है जिन्हें लोक व्यय के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, संगठनात्मक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सरकार की संगठनात्मक इकाइयों के अनुसार बजट को बांटा जाता है। ये इकाइयां ही सरकार की कार्य करने वाली इकाइयां कहलाती हैं। यही बजट प्रोग्राम की योजना बनाती हैं तथा इन्हें कार्यान्वित भी करती हैं। भारत में अनुदान मांग को संसद के समक्ष मंत्रालय के अनुसार रखा जाता है। तीसरी, विषय संबंधी वर्गीकरण। लोक व्यय का वर्गीकरण व्यय करने वाली एजेंसी के अनुसार हो सकता है, जिसे संगठनात्मक या एजेंसी वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण के साथ विषय भी जुड़े जा सकते हैं। विषयानुसार वर्गीकरण उस युग की देन है जब विधायकों तथा नागरिकों का प्रशासकों पर विश्वास की कमी थी। इस वर्गीकरण के द्वारा बजट व्यवस्था में लेखा पद्धति का समावेश किया गया ताकि गबन पर अंकुश रखा जा सके। विधायिका के प्रति वित्तीय दायित्व ही ऐसे वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। चौथा, आर्थिक वर्गीकरण। यह एक ऐसा वर्गीकरण है जिसके अनुसार
लोक व्यय तथा राजस्व को आर्थिक वर्गों के अनुसार बांटा जाता है। इस वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य है अर्थव्यवस्था की क्रिया पर सरकारी लेन देन के अल्पकालीन प्रभाव का विश्लेषण। सरकारी लेन देन के आर्थिक एवं क्रियात्मक वर्गीकरण से सभी आर्थिक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। यह आंकड़े आर्थिक नीति निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा के सिलसिले में भी आर्थिक वर्गीकरण का महत्व है। विकास योजनाओं के निर्माण में भी इसकी उपादेयता है। 5वां, प्रोग्राम एवं निष्पादन वर्गीकरण। 1950 के दशक में सभी देशों ने योजना को अपनाया। इस संदर्भ में पारंपरिक बजट व्यवस्था अधिक उपयोगी नहीं रह पाती है। इस बजट में नव प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। इसी नव परिवर्तन का परिणाम है प्रोग्राम तथा निष्पादन वर्गीकरण। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 30, नियोजन और बजट में अंतर लिखिए। उत्तर, नियोजन एवं बजट में मुख्य अंतर निम्न प्रकार है। पहला, नियोजन का आधार। बजट नियोजन अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। उसी के अनुरूप बजट का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत नियोजन को बजट के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता और बजट पर नियोजन में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। दूसरा, आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि। योजना का निर्माण आर्थिक एवं भौतिक दोनों ही दृष्टि से किया जाता है, जबकि बजट का निर्माण केवल आर्थिक दृष्टि से किया जाता है। तीसरा, अवधि। बजट का निर्माण प्राय प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष के लिए ही किया जाता है, अर्थात बजट की अवधि प्राय 1 वर्ष होती है, जबकि नियोजन में योजना का निर्माण प्राय 5 या 7 वर्षों के लिए किया जाता है। चौथा, व्यय की सीमा। बजट में स्वीकृत धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय करना आवश्यक होता है, जबकि योजना में व्यय करना संबंधी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं होती। 5वां, आयगत व पूंजीगत। बजट में आयगत व पूंजीगत दोनों ही मदों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि योजना में ऐसा नहीं होता। प्रश्न 31, बजट के लाभ लिखिए। उत्तर, बजट निर्माण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, बजट का मितव्ययी होना। बजट को उत्पादक कार्यों पर ही व्यय किया जाना चाहिए, जिससे समाज का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। दूसरा, व्यापक बजट। बजट का संबंध पूरे राष्ट्र के साथ होने के कारण इसे व्यापक होना चाहिए। बजट का उद्देश्य समाज का विकास करना है, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि संभव हो सके। तीसरा, वास्तविक होना। यदि सोच विचार कर बजट का निर्माण किया जाए तो भावी कार्यक्रम का सही चित्रण किया जा सकता है। अनुमान तथा वास्तविकता में पर्याप्त सामंजस्य होना चाहिए। चौथा, संतुलित बजट। बजट का महत्वपूर्ण गुण उसका संतुलन होना है। ऐसा ना होने पर देश की हानि सहन करनी होती है। अतः बजट में आय एवं व्यय दोनों बराबर होने चाहिए। 5वां, बजट का कल्याणकारी होना। यदि बजट का समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी तथा उत्पादन, रोजगार एवं पूंजी निर्माण में भी वृद्धि संभव हो सकेगी। 6वां, प्रभाव से मुक्ति। बजट का निर्माण किसी भी राजनीति या व्यक्तिगत दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार का बजट घोषित किया जाना चाहिए? आ, घाटे का बजट, ब, अतिरेक का बजट, स, संतुलित बजट, द, उपयुक्त कोई नहीं। दूसरा, क्लासिकल अर्थशास्त्री समर्थक थे। अ, संतुलित बजट के,
बा घाटे का बजट के, स आर्थिक के बजट के, दा उपयुक्त सभी के। तीसरा, प्रोजे एम केन्स ने मेंदी दूर करने के लिए कैसे बजट का समर्थन किया? आ संतुलित बजट, बा घाटे का बजट, स अधियुक्त का बजट, द उपयुक्त कोई नहीं।